Hello students, this is Dr. Professor Kinnari Dhruv. This audio video lecture is for semester 1 BCom. The subject is Accountancy 1. The chapter name is Branch Accounts and we are doing sum of dependent branch system with a debtor accounting system. हम ये इस लेक्चर में अकाउंटेंसी 1 सब्जेक्ट का ब्रांच अकाउंट्स का डिपेंडेंट ब्रांच का डेटर सिस्टम से एक सम जो गुजरात यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा है वो हम आज कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द सम. अक्षय of Ahmedabad has a branch at Bhavnagar. Head office supply goods at a cost, but with the instruction to sell the goods at a profit of 25% on cost. अक्षय of Ahmedabad has a branch, यानी कि अक्षय of Ahmedabad is a head office और भावनगर में उसकी एक ब्रांच है. अक्षय यानी कि हेड ऑफिस जो भी माल जो भी गुड्स भावनगर ब्रांच को देता है वो एट अ कॉस्ट ही देता है, कोई इनवॉइस प्राइस पे देता नहीं है, वो क्लियरली मेंशन है एट अ कॉस्ट. बट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. लेकिन सेल्स कैसे करना है वो इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस से ब्रांच को जो गुड्स मिलता है वो एट अ कॉस्ट ही है, लेकिन ब्रांच जब अपने डेटर्स को जो भी गुड्स सेल करेंगे, जो आइदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट डेटर्स के बारे में हम बोले तो वो 25% कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके करेंगे. यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, इनवॉइस प्राइस नहीं. ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि पिछले दो सम की तरह पे जो रिवर्स एंट्री आती थी 4 ट्रांजेक्शन में, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, वहां पे रिवर्स एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस कोई किसी भी प्रकार का इमेजिनरी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड नहीं कर रही है और इनवॉइस प्राइस पे गुड्स नहीं भेज रही है, एट अ कॉस्ट ही भेज रही है. ठीक है, आगे ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस. यहाँ पे आपको डेटा दिया है, मैंने सेक्शन दिया है सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. ठीक है, सेक्शन 1 में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एज वेल एज फिक्स्ड असेट्स. फिक्स्ड असेट्स में सिर्फ फर्नीचर आएगा. ठीक है, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है और एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस जो ब्रांच के थे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट 10%. तो हम अपना सम स्टार्ट करेंगे पहले सेक्शन से. यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं आएगी. अगर नॉर्मल सम होता तो वर्किंग नोट क्या आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे दिए ही नहीं है, सेलिंग प्राइस ही आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, दूसरी ये बात, ये फुल फ्लेज सम है. अपने पिछले दो सम में सिर्फ ब्रांच अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, पेटी कैश और फर्नीचर अकाउंट बनाया था, लेकिन ये सम में आप ब्रांच पीएनएल भी बनाओगे और ब्रांच ट्रेडिंग भी बनाओगे. ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन्स की 2 इफेक्ट होगी, ये जो है ना ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर और इसकी भी. ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है. तो पहले हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस असेट्स एंड लायबिलिटीज की लिख लेते हैं. असेट्स की आ जाएगी डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, डेटर्स 40,000, स्टॉक, अब ये स्टॉक कॉस्ट पे ही है, इसलिए कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का स्टॉक रिजर्व आएगा नहीं. फर्नीचर 10,000, पेटी कैश 500 और एक लायबिलिटी दी है करंट लायबिलिटी जिसकी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट करेंगे, अनपेड सैलरी. ठीक है, 1000. वैसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस असेट्स की क्रेडिट करेंगे ब्रांच अकाउंट में बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. यहां पे ब्रॉट डाउन आएगा. ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. डेटर्स दिए हैं 78,000. स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, फर्नीचर भी नहीं दिया है, वो भी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा. पेटी कैश भी नहीं दिया है, सॉरी पेटी कैश दिया है 100 और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, अनपेड सैलरी लायबिलिटी है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस डेबिट करेंगे 2000.
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। इसी में से ही सेकंड स्टेप हमारा आ जाएगा, जो भी अकाउंट्स बना रहे हो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर दोनों दी है तो दोनों बैलेंस लिख दो, अगर एक ही बैलेंस दी है तो दूसरी फाइंड आउट करके लिख दो। तो पहले है डेटर्स, डेटर की ओपनिंग 40,000 एंड क्लोजिंग इज 78,000। तो हमने डेटर्स अकाउंट यहां पे बनाया है, ब्रांच डेटर्स। तो असेट्स है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 78,000। ठीक है। फिर दिया है स्टॉक। अब स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं होता, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, पीएनएल में लिखेंगे। तो ये रहा ब्रांच पीएनएल, तो यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 2 lakh by closing stock. I'm just writing question mark. That means you have to find out the figure of the closing stock. Then furniture. Now opening balance of furniture is given, closing balance is not given, but we have to write down opening balance and we have to mention that question mark for closing balance. So by balance brought down 10,000 by balance कैरिड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क। वैसे ही पेटी कैश दिया है, पेटी कैश की ओपनिंग एंड क्लोजिंग 500 एज वेल एज 100 दोनों दे दी है, तो हम दोनों मेंशन कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 100। यहां पे दो फिगर नहीं है, इसीलिए इसका सम टोटल करके बाहर नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे सारे असेट्स की ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर सम टोटल बाहर लाए तो 2,50,500, 2,50,500 ये आपका सम टोटल बाहर आएगा। फिर आ जाएगा ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे मैं एक एडवाइस लूंगी, बार बार मैं आपको क्वेश्चन की कॉपी नहीं दिखा सकती, तो आप ये क्वेश्चन लिख रख के बैठिए। ये सुधीर प्रकाशन की बुक है, पेज नंबर 250 पे दिया है, वैसे क्वेश्चन नंबर 57 है। अगर पुरानी एडिशन है और आपके पास इस सम की कॉपी नहीं है 2018 की, तो जीनियस गुरुजी करके साइट है, उस साइट पे से आपको 2013 से लेके 2018 तक बीकॉम के सारे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच में गुड्स आया तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। रिवर्स एंट्री नहीं आएगी क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे है। 7,10,000। अब हर एक ट्रांजेक्शन्स की 2 एंट्री होगी। ठीक है। दूसरी एंट्री ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में गुड्स आया, परचेज होता है तो हम लोग इनर कॉलम में डेबिट साइड लिखते हैं, परचेज रिटर्न करके नेट परचेज बाहर दिखाते हैं। तो यहाँ पे परचेज नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज अ वन काइंड ऑफ अ परचेज फ्रॉम हेड ऑफिस, तो यहाँ पे लिख सकते हो टू हेड ऑफिस से जो भी गुड्स आया 7,10,000 इनर कॉलम में, इसलिए क्योंकि सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की जैसे ब्रांच ने भी कुछ गुड्स रिटर्न किया होगा। तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ब्रांच ने 7,10,000 का जो गुड्स था उसमें से 35,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो जब गुड्स आता है तो ब्रांच डेबिट, गुड्स जाता है तो ब्रांच क्रेडिट, और यहां पे भी रिटर्न हम माइनस करके लिखेंगे 35,000। तो 7,10,000 माइनस 35,000 6,75,000। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ कैश सेंट फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। जैसे गुड्स आया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, वैसे भी कैश आई। ठीक है। तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस की बुक में, भावनगर ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू कैश। किसके लिए भेज रहे हैं, पेटी कैश। ठीक है। कितनी कैश भेजी, 3,600। इसकी सेकेंड इफेक्ट यहां पे आएगी, पेटी कैश में भावनगर ब्रांच में नई कैश आई, तो जब भी कैश अकाउंट में कैश आती है तो क्या होता है, डेबिट। तो यहां पे लिखे कैश अकाउंट 3,600। फिर गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। अब गुड्स जो भी कस्टमर ने रिटर्न किए हैं तो वो तो सेल्स रिटर्न है, तो ब्रांच अकाउंट में उसकी कोई भी इफेक्ट आएगी नहीं। तो यहां पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो बाय सेल्स। ये रहा आपका केस, सेल्स, क्रेडिट सेल्स,
और दोनों का समेशन करेंगे तो टोटल सेल्स आपको मिलेगा, उसमें से माइनस होगा रिटर्न। तो रिटर्न आपको दिया है 20,000, ठीक है। जो भी टोटल सेल्स आएगा वहां से 20,000 लेस करके हम नेट सेल्स बाहर दिखाएंगे। ये इसकी एक इफेक्ट हुई। दूसरी इफेक्ट, ब्रांच ट्रेडर्स में डेटर्स में आएगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अगर सेल्स होता है तो डेबिट, सेल्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट। तो बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000। फिर आपको दिया है बेड डेट्स, तो बेड डेट्स सेम एंट्री, बाय बेड डेट्स 8,000। एंट्री क्या होगी, जो आप पीएनएल में करते हो वही, पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेटर्स। तो यहां पे आ जाएगा टू बेड डेट्स 8,000, ठीक है। फिर दिया है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। जैसे बेड डेट्स की एंट्री की वैसे ही पीएनएल क्या हो जाएगा, डेबिट, और हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, 4,000 बाय डिस्काउंट 4,000। फिर कैश सेल्स दिया है। कैश सेल्स आप कहां पे लिखते हो, ट्रेडिंग में, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1,50,000। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगी, कैश अकाउंट होता तो वहां पे आती, लेकिन कैश अकाउंट तो नहीं बना रहे। लेकिन ब्रांच के पास जो भी कैश आती है वो अपने पास नहीं रख सकते, वो कैश किसको देनी होती है, हेड ऑफिस को। तो अगर कैश आई, यहां पे पेटी कैश के फॉर्म में कैश आई, तो ब्रांच क्या हो गया, डेबिट। वैसे ही ये जो कैश सेल्स की कैश हुई वो हमको हेड ऑफिस को दे देनी है, यानी कि ब्रांच में से जा रही है, आउट गोइंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो बाय कैश अकाउंट। टोटल कितनी कैश जाएगी, एक तो कैश सेल्स की, ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे। और भी बहुत सारी कैश ब्रांच हेड ऑफिस को रेमिट करती है, वो एक के बाद एक लिखते जाएंगे और सम टोटल करके बाहर लाएंगे। फिर है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश कलेक्शन है तो इसकी एंट्री ऐसे होती है जो आप 12th में करते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। तो पहले ये डेटर्स हम क्रेडिट करते हैं बाय कैश अकाउंट 6,70,000, ठीक है। और ये कैश अपने पास ब्रांच नहीं रख सकती, उनको रेमिट करनी होती है। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच में क्रेडिट। तो टोटल ब्रांच हेड ऑफिस को 8,20,000 कैश रेमिट करेगी, ठीक है। फिर दिया है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो भी ब्रांच के एक्सपेंसेस है उसके लिए कैश हेड ऑफिस ब्रांच को दे रही है। तो ये जो सारे एक्सपेंस हैं, अगर एक्सपेंस हुए तो भावनगर ब्रांच क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या होगी, भावनगर ब्रांच अकाउंट टू कैश। कैश में भी वो ब्रांच अपने पास नहीं रख सकती, जो भी कैश आई वो वैसे ही उनको एक्सपेंस में पे कर देना है, जैसे कि रेंट है, सैलरी है 15,000, वेजेस है 5,000, एडवर्टीजमेंट है 7,000, ठीक है। तो टोटल इसका आ जाएगा 37,000, ठीक है, 37,000। तो ये अब इसकी सेकंड इफेक्ट, तो रेंट हम कहां पे लिखते हैं, पीएनएल में। तो यहां पे लिख दो टू रेंट 10,000। अब ये क्या है, सैलरी। तो सेकंड इफेक्ट पे पीएनएल में डेबिट साइड आ जाएगी, लेकिन इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है। ओपनिंग बैलेंस भी दी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की और अनपेड सैलरी की, और क्लोजिंग बैलेंस भी दी है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल की है, तो वो क्या होगी, माइनस, यानी कि प्रीवियस ईयर की माइनस, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की क्या होगी, प्लस। तो एडजस्टमेंट दे के हम लोग जो भी नेट सैलरी करंट ईयर की है वो पीएनएल में शो करेंगे। तो टू सैलरीज 15,000 दी है, माइनस प्रीवियस ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंस 1,000, प्लस करंट ईयर यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 2,000, तो 16,000 बाहर आएगा, ठीक है। फिर क्या है, वेजेस। हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट।
तो यहां पे आ जाएगा वेजेस, ठीक है। ऑक्ट्रॉय वेजेस ट्रेडिंग में हम लोग डेबिट करते हैं 5000। फिर क्या दिया है, एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट यहां पे आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट 7000, ठीक है। फिर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज्ड एट 10%, तो यहां पे फर्नीचर में आ जाते हैं बाय डेप्रिसिएशन, अकाउंट क्रेडिट होगा, 10,000 का 10% करो तो 1000 आएगा। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट आप कहां पे देते हो, पीएनएल में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000, ठीक है। तो ये पूरा हमने सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म कर दिए जो भी आपके बुक में दिए हैं, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ये सारे ट्रांजेक्शन्स की दो इफेक्ट, इसकी दो इफेक्ट, ठीक है। अब लास्ट में से जो हमने लास्ट अकाउंट बनाया है वो हम क्लोज करते जाएंगे, एक के बाद एक। तो पहला हम फर्नीचर क्लोज करेंगे, तो 10,000 में से 1000 गया तो 9000 आपकी क्लोजिंग बैलेंस आई। तो ये 9000 आप यहां पे मिसिंग फिगर लिख सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस 9000। फिर पेटी कैश, तो पेटी कैश में डेबिट साइड बड़ी है, 4100, 4100, 4000 बैलेंसिंग फिगर आया। तो ये क्या है, अगर कैश आती है तो डेबिट, तो कैश जाती है, कैश कैसे जाएगी, बाय पेटी कैश एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस हम लोग दूसरी इफेक्ट कहां पे देंगे, कभी भी ब्रांच में मत देना, क्योंकि जो कैश आती है वो दिखाया है, एक्सपेंस यहां पे दिखाना नहीं है। एक्सपेंस कहां पे जाएगा, पेटी कैश एक्सपेंस पीएनएल में, तो यहां पे लिखो टू पेटी कैश एक्सपेंस 4000, ठीक है। फिर डेटर्स अकाउंट देखो तो यहां पे आपको क्लोजिंग बैलेंस दी है, कैश पे दे दिया है और सब कुछ क्रेडिट साइड दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस के नीचे से क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है, यानी कि क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करना है। तो आप क्रेडिट साइड का टोटल करो तो 20,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 6,70,000 प्लस 78,000, टोटल आ जाएगा 7,80,000। और 7,80,000 में से अगर 40,000 गया तो 7,40,000 आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का बैलेंस मिसिंग फिगर ब्रांच में नहीं आता है, बट कहां पे आता है, ट्रेडिंग में, यहां पे 7,40,000। 7,40,000 प्लस 1,50,000, तो टोटल सेल्स कितना आया, 1,50,000 प्लस 7,40,000, 8,90,000, ठीक है। 8,90,000 में से 20,000 सेल्स रिटर्न, तो आपका नेट सेल्स होगा 8,70,000, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा अकाउंट्स हमने बनाए थे वो सारे क्लोज कर दिए। ये अब पहले ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नेट प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन ट्रेडिंग क्लोज करने के टाइम पे हमको क्लोजिंग स्टॉक अभी तक मिला नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से सम में देखना होगा। यहां पे क्लियरली बोला है कि अक्षय ऑफ अहमदाबाद हैज अ ब्रांच एट भावनगर, हेड ऑफिस सप्लाइज गुड एट अ कॉस्ट बट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेल द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो ग्रॉस प्रॉफिट के हो वो दे दिए है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितने दिए हैं, 25%। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज है हमको किस पे चाहिए, सेल्स पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो सेल्स का डेटा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो है ही नहीं। तो डायरेक्ट सेल्स से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो डेबिट साइड पूरी मिल जाएगी, तो डेबिट साइड में से डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि कॉस्ट पे से सेल्स पे जाना हो या इनवॉइस पे जाना हो तो जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये 25 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। अब यही परसेंटेज सेल्स पे चाहिए तो 1 डिवाइड बाई 4 डिजिट में एक बढ़ा दो,
1 डिवाइड बाय 5। तो 8,70,000 ये जो सेल्स है 8,70,000 उसका 1 डिवाइड बाय 5 करोगे, 8,70,000 का 1 डिवाइड बाय 5 तो 1,74,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या किया हमने, जो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पे दिए हैं उसको हमने कन्वर्ट किया इजीली। पहले तो परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन में किया, 25 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, और सेल्स पे वही परसेंटेज चाहिए तो डिनोमिनेटर में एक डिजिट बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे जो हमने सेल्स किया तो सेल्स का टोटल नेट सेल्स 8,70,000 है, उसका 1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 1,74,000 आएगा। एक ये ऑप्शन हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि सपोज जिस पे प्रॉफिट परसेंटेज दिए है उसको 100 ले लो, तो सपोज कॉस्ट इज इक्वल टू 100 तो प्लस प्रॉफिट 25% रेट पे दिया है, ठीक है। तो 100 का 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 25, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 125। तो ऐसे प्रपोर्शन रख सकते हो, अगर 125 सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 25 है, तो आपका सेल्स 8,70,000 है, तो प्रॉफिट कितना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से भी आपको ये आंसर मिल जाएगा, 8,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 125, ठीक है। तो 8,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 125 इज इक्वल टू 1,74,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सब मिल गई, तो उसका समेशन कर दो, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 6,75,000 प्लस 5,000 प्लस 1,74,000 तो 10,54,000 माइनस 8,70,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ब्रांच में आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1,84,000। अब सारी बैलेंसेस मिल गई है, तो प्लस 78,000 प्लस 9,000 प्लस 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,71,100, ठीक है। अब यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया है, नेट प्रॉफिट निकालेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट 1,74,000, अकाउंट क्लोज करते हैं 1,74,000 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आया जो बैलेंस शीट में शो करेंगे 1,74,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000 माइनस 7,000 माइनस 1,000 माइनस 4,000। आपका प्रॉफिट आना चाहिए 1,24,000। अभी ये एग्जाम में सम सही है या गलत है वो कैसे पता चले कि ब्रांच का भी प्रॉफिट 124 आए, जो ब्रांच पीएनएल का है वही प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट का आना चाहिए। तो ब्रांच अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है, टू जनरल पीएनएल अकाउंट। ये भी आपको जनरल पीएनएल में ही ट्रांसफर करना है, ये एक आपको एग्जाम में पता चल जाएगा इफ योर सम इज राइट और रॉन्ग। 1,000 प्लस 35,000 प्लस 8,20,000 प्लस 2,71,100। ब्रांच का टोटल आया है 1,27,100, 11,27,100 माइनस 2,50,500 माइनस 7,10,000 माइनस 3,600 माइनस 37,000 माइनस 2,000। तो ब्रांच का भी 1,24,000 प्रॉफिट आ गया है, 124,000 और 124,000। तो ये दोनों प्रॉफिट टैली होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो आपने एग्जाम में कुछ गलती की है। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके आपको समझाया है कि पूरा जो डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, पूरा जो डिपेंडेंट ब्रांच का सम है वो 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज,
ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर और लास्ट में आ जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय HO। ठीक है, ये स्टेप्स के बेसिस पे ही आपको पूरा सम कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है 1, 2 एंड 3। तो 1 में से जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट ना हो तो सेकंड में नहीं जाना है, सेकंड स्टेप कंप्लीट ना हो तो थर्ड में नहीं जाना है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप्स तो इजी है। यहाँ पे जो भी आप ब्रांच एक्सपेंस है उसकी दो ही इफेक्ट आती है, दोनों डेबिट साइड ही आती है। एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी और P&L में डेबिट साइड आ जाएगी। और यहाँ पे जो सैलरीज है या कोई भी हिडन एडजस्टमेंट है वो आपने 12th में सीखे हैं एडजस्टमेंट देने के लिए। ठीक है, ये जो है ये ट्रांजेक्शन्स नए हैं, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांजेक्शन्स के दो पोर्शन रख दिए हैं। ठीक है, एक तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के हुए ट्रांजेक्शन्स, तो वो 4 ट्रांजेक्शन्स हैं ऐसे, और 5। ठीक है, एक तो हेड ऑफिस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स भेजा और ब्रांच से रिटर्न हुआ गुड्स। ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजा और ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया। और चौथा आएगा, 5th आएगा, ब्रांच ने कैश भेजी हेड ऑफिस को। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस के अलावा आप लोग देख सकते हो हमारे सम में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच ने गुड्स भेजा, कैश भेजी और कभी कभी असेट्स भी भेजेंगे, और वही सारी चीजें ब्रांच रिटर्न भी कर सकती है, तो वो डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, फिर एक्सपेंस आ गए, ब्रांच के एक्सपेंस 6। ठीक है, वो तो ये पोर्शन आ गया ब्रांच का एक्सपेंस वाला, और कोई इसमें कुछ भी आएगा नहीं, ये बात ये आपको याद रखनी है। और दूसरे जो ट्रांजैक्शंस है ड्यूरिंग द ईयर, हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर की, कि ब्रांच और डेटर्स के बीच में हुए ट्रांजैक्शंस, ब्रांच और डेटर्स। तो ब्रांच और डेटर्स ये रहे, ब्रांच और डेटर्स। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि सेल्स रिटर्न, ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, डिस्काउंट, कैश, डेटर्स कुछ कैश दे देते हैं, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल दे देते हैं, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस ब्रांच अकाउंट में कभी भी आएंगे नहीं। तो यहां पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सेल्स रिटर्न के लिए ट्रेडिंग, बिल्स रिसीवेबल के लिए बिल्स रिसीवेबल का खुद का जो हम नेक्स्ट सम में लेंगे, और ये सारे के लिए P&L। ठीक है, यहां पे ब्रांच में इफेक्ट देनी नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर का मैंने आपको समझाया है। यही टफ पॉइंट है कि 2 पोर्शन ट्रांजैक्शंस के हो जाते हैं, एक तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हुए हैं वो, और एक ब्रांच और डेटर्स में हुए हैं वो। एक ही ट्रांजैक्शन ऐसा कॉमन है, कैश। ठीक है, डेटर्स जो भी कैश ब्रांच को देती है वो ब्रांच इमीडिएटली किसको दे देती है? हेड ऑफिस को। इसीलिए 6,70,000 ब्रांच अकाउंट में है, सॉरी ब्रांच डेटर्स में डेबिट किया है, लेकिन P&L और ट्रेडिंग में आएगा नहीं, वो कहां पे जाएगा? ब्रांच में। बाकी सारे जो ट्रांजैक्शन है, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट, वो यहां पे है। ये सेल्स रिटर्न हुआ, ठीक है, माइनस किया है क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट ही हुआ, बैड डेट्स, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये एक बात आपको याद रखनी है। और हमारा सम भी टैली हो रहा है। ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट 1,24,000, ग्रॉस प्रॉफिट 174, और नेट प्रॉफिट भी हमको मिल रहा है 124। ठीक है, ब्रांच प्रॉफिट 124, तो ये है हमारा 124,000, और ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 174। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आया है, 2021 के लिए मोस्ट टाइम पे।